न देखेंगे मुड़कर के जमाना क्या कहेगा, जब जब मौका आए भारत माँ के आंचल से लिपट लहू पैरों में बहेगा। ट्रिपल तलाक का जो वे है दैट वाज कंप्लीटली इनह्यूमन। हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली इनह्यूमन। आज के समाज में वो सूट नहीं करता। शुरू से देखा गया है कि औरतों के कंधे पे समाज का इज्जत लाद दिया। एडवोकेट होने के नाते, एक सशक्त महिला होने के नाते आपको अब नहीं लगता कि अब जेंडर इक्वलिटी से आगे बढ़ने का समय आ गया है? हम जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ क्या नहीं बढ़ सकते हैं? राहुल गांधी के साथ आप जो करें वो न्यायिक मसला है, लेकिन उनका क्या, जो वायनाड की हजारों लाखों जनता है उनका, उस वक्त ही कहीं ना कहीं लॉ मेकर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड रहा था ना कि हम यूनिफॉर्म कर दें इन सारी चीजों को। तो अब तक वो नहीं हो पाया, 70-75 साल हो गए, नहीं हो पाया, लेकिन अब हो जाना चाहिए क्योंकि हम। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेयर इट आउट न्यूज। अभी हमारे साथ आकांक्षा राय जी हैं। आकांक्षा जी दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, वहीं प्रैक्टिस करती हैं। आकांक्षा जी समसामयिक मुद्दों पर अपनी बातें बहुत ही प्रखरता से रखती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वर्तमान की परिस्थितियों पर इनकी राय क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सर, आपका और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दूर दराज देश में विराजमान हर एक जागरूक नागरिक का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपके इस फेयर इट आउट न्यूज़ के माध्यम से। सही कहा सर, क्योंकि अगर आप देश के नागरिक हैं और जीवंत हैं तो जीवित नज़र आना चाहिए आपको कि आप जीवित हैं। अच्छा, आज मैम कारगिल विजय दिवस है, हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। आप इसे लेकर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये 24वां कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। पूरे देश में इसको लेकर बहुत ही गहमा गहमी है। कारगिल विजय दिवस के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहूंगी। तो कविता यूं है कि तू फर्द नहीं वो मौर्य है जिसे इस देश ने मत्थे पे सजाया है। तू फर्द नहीं वो मौर्य है जिसे इस देश ने मत्थे पे सजाया है। तू मातृभूमि का शौर्य है वो जिसे देश ने गले लगाया है। तू मिट्टी का वह पुतला जिसने मिट्टी में मिलना सिखाया। तू मिले तो मैं कह दूं, तू मिले तो मैं कह दूं, हमने अपने रग रग में है तुम्हें बसाया। 62 हो या 65 हो या 71 या 99, जब भी भारत भूमि ने पुकारा तुम्हें, सर्वस्व तुमने लुटाया है नमन हर गुलिस्ता को जिसने ये फूल खिलाया था, वीर भूमि पे शीश चढ़ाने जिसने उन्हें पिठाया था। सलामी जवानों की जवानी को, उस माताओं को जिन कोख से वो पैदा हुए। न देखेंगे मुड़कर के जमाना क्या कहेगा, जब जब मौका आए भारत माँ के आंचल से लिपट लहू पैरों में बहेगा। बहुत बहुत इस दिन पे कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने। अब मौका है हम आगे बढ़ते हैं और जो अभी समसामयिक मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। अगर विगत दिनों में देखें तो महिलाओं के साथ, क्योंकि आप महिला भी हैं, एडवोकेट भी हैं और एडवोकेट जाने जाते हैं न्याय के लिए लड़ने के लिए, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विगत दिनों में अगर देखें तो मणिपुर की घटना हो, बंगाल की घटना हो या अपने बिहार की घटना हो, उसे लेकर आपको क्या लगता है? एक महिला होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, हमने 2011 में जब दामिनी कांड देखा था, निर्भया कांड के नाम से भी जिसे जानते हैं, वो देखा था तो हमें लगा था कि शायद ये अंतिम है। लेकिन इसका बार बार दोहराना, बार बार पुनरावृत्ति होना, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? मैं ये व्यथा जो है मेरे अंदर की पीड़ा कह लें, या फिर जो इस देश में इस वक्त जितने भी लोग हैं इनके आंखों में आक्रोश के तौर पे दिखता है, वो कुछ पंक्तियों में मैंने समेटा है। और वो यूं है, जो पंक्तियां मेरी माता जी के द्वारा लिखी गई हैं और वो खुद समसामयिक मुद्दों पे अपने विचार रखने में हमेशा से अग्रसर रही हैं। तो ये लाइन यूं है कि बीच सभा में करे द्रौपदी पुकार, आव आव हो कन्हैया जाला लजिया हमार। पापी दुशासन आज खींचे मोरी साड़ी, पांचों भाई पांडव गईले मेहरी के हारी। पापी दुशासन आज खींचे मोरी साड़ी, पांचों भाई पांडव गईले मेहरी के हारी। वीरताई वीर वंशन के भइले बेकार, आवाव हो कन्हई जला लजिया हमार। इस पंक्ति से मैं मानती हूं कि इस पंक्ति के माध्यम से सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सभी निर्वस्त्र पाए गए।
ये घटना इतनी दुखद है कि जिसको बयां करना मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। 2-3 दिनों तक बहुत ही अचंभित रही, क्योंकि ये मुद्दा आज का, वो घटना आज की नहीं थी, 4 दिन पहले की नहीं थी, वो 2 महीने पहले की घटना थी, मणिपुर में जो हुआ। वो आप, अगर ये वीडियो ना होता, ये इंटरनेट ना होता और सरकार को ऑर्डर नहीं दिया जाता कि आप इंटरनेट बहाल करें वहां, तो वो घटना सामने आती ही नहीं। बीरेन सिंह का कहना है, जो चीफ मिनिस्टर है वहां पे, उन्होंने कहा कि ये कुछ घटनाएं हैं, ये एक है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ऐसी हर रोज घट रही है वहां पे। तो आप जरा सोच सकते हैं सर कि कितनी हृदय विदारक घटना रही होगी वहां पे। औरतों को यूं एक चैटल की तरह इस्तेमाल करना, उनको ऐसे सड़क पे परेड कराना, इस अवस्था में कराना, जिस वीडियो को देखना तो पॉसिबल शायद हम जैसे लोगों के लिए भी नहीं था। तो ये घटना चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे अपने बिहार की हो, चाहे फिर मणिपुर की हो, या फिर सर मैं कहूंगी कि दुनिया में किसी कोने में अगर ऐसी घटना हो रही है तो वो अति निंदनीय है। क्योंकि आज समय ऐसा नहीं रहा कि आप देश समाज के एक बिरादरी को इस तरह से इस्तेमाल करें। हर वॉर का मोहरा औरत नहीं बन सकती, अब नहीं बनाई जा सकती, और ये मोहरा फिर से बनाया गया है। तो ये दुखद है, अति दुखद है। इस पे ये 4 पंक्तियां मैंने आपके समक्ष। अच्छा, सवाल वहीं का वहीं रहा। आपको क्या लगता है कि बार बार इसका दोहराना ऐसी घटनाओं का क्यों है? क्या, जैसा कि आपने कविता के माध्यम से हमें बताया, तो क्या जो द्रौपदी चीरहरण के वक्त भी हुआ था कि भीष्म द्रोणाचार्य जैसे वीर बैठे रहे और सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, क्या आज भी सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो वही काम कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को प्रश्रय दे रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, इसलिए इसका दोहरापन चल रहा है बार बार? सर मैंने कहा कि औरतों, वॉर चाहे लड़ाई चाहे जैसी भी हो, औरतें मोहरा नहीं बनाई जानी चाहिए। ये आदिकाल से देखने को मिला है कि जब भी 2 पुरुषार्थ में पुरुष भिड़े हैं, औरत को इज्जत का मोहरा बनाकर लाया गया है। कुछ ऐसा ही हुआ वहां पे भी। कुकी समुदाय की औरतों के साथ जिस तरह से किया गया, वो तो एक एग्जाम्पल ठहरी सर। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी लड़ाई में औरत को शामिल किया जाए, बच्चों को शामिल किया जाए, उनको यूं पेश किया जाए जैसे कि जिससे ये प्रतीत हो सके कि सामने वाले को हम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके डिफीट कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। शुरू से देखा गया है कि औरतों के कंधे पे समाज का इज्जत लाद दिया गया, और आज जब उनका चीरहरण होता है तो सारे मुख दर्शक इसलिए बैठे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक रोटियां भी सेकनी होती है, उन्हें कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी काम खेलना होता है। अब आप उस घटना से अंदाजा लगाइएगा कि जब हजारों की भीड़ चल रही थी, एफआईआर में लिखा है कि 900 से 1000 लड़के अवेलेबल थे वहां पे, जिसमें कि 2 महिलाओं को उस तरह से किया जाता है। उस 1000 के भीड़ में क्या एक भी चादर उड़ाने वाला नहीं था सर? क्या नहीं था? ये प्रेस्टीज अगर ये होता तो मेरा मानना है कि उसमें से आधे से अधिक लोग ऐसे होते जो कि वो बचाने के लिए खड़े हो जाते। आधा छोड़िए सर, एक शख्स भी अगर वहां उसके सामने तन के खड़ा हो जाता कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो मैं मानती कि आज भी औरतें उसी तरह से ट्रीट की जाती हैं जैसे कि समाज का दूसरा वर्ग। मगर ऐसा नहीं है। उनको ये रिवेंज के तौर पे देखा गया। एक वायरल वीडियो जो कि दूसरे समुदाय की औरत का आया था, तो दूसरे जो अपोजिट समुदाय वाले हैं उनका बदला लेते हैं उनके कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके। तो कहीं ना कहीं इज्जत का मुद्दा औरतों से आज भी जुड़ा हुआ है। ये किस किताब ने लिखा और किसने बनाया कि औरत ही मर्दों के समाज का इज्जत अपने कंधे पे, अपने योनि में लेकर घूमती फिरेगी? इस विचारधारा को खत्म करनी होगी। हमें अपने लड़कों को बताना होगा कि जिस तरह से तुम हो, जो तुम है, जो तुम्हारी इज्जत जिससे आप कहते हो, उतना ही उसका भी है। वो बराबरी की हिस्सेदार हर चीज में है। तो आप उसे कुछ ऐसा ना बना दें जिसके चलते ऐसी हृदय विदारक घटनाएं, ऐसे अमानवीय घटनाएं हमें देखने को मिले। वही हुआ। तो औरतें मोहरा हर सदी में बनती आई हैं, और ये भारत का ही नहीं, दूसरे देशों का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि बहुत आगे जा चुकी हैं भारत से, इसके बावजूद भी औरतों का ट्रीटमेंट वहां जाकर देखें तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं औरत अभी भी सिर्फ इस्तेमाल, इज्जत, इन्हीं सब का जरिया समझी गई हैं, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत भगवान राम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है, जहाँ
भगवान राम जब युद्ध जीत जाते हैं और माँ मंदोदरी आती हैं तो वो उनके परछाई तक को अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। तो युद्ध का वो स्तर होता था, युद्ध की वो मर्यादा होती थी। वैसे में बदला लेने के लिए अगर किसी महिला के साथ हजारों की संख्या में लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बदला नहीं होता, ये सामाजिक और नैतिकता का पतन है। सर्वनाश की तरफ शायद हम अब बढ़ रहे हैं जब ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आप राजनैतिक मुद्दों पे भी बहुत मुखरता से बातें अपनी रखती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप एडवोकेट भी हैं और मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी जो विपक्षी एकता की भी बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे भी निकले थे, मानहानि केस में उन्हें हटा दिया गया, उनके सजा 2 साल की हो गई, उनकी सदस्यता भी भंग कर दी गई। उसे लेकर एडवोकेट आकांक्षा राय क्या सोचती? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक न्यूट्रल सिटीजन हूं और मेरा मानना है सर कि नागरिक होना आज के समय में भारत में ही नहीं, दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें नागरिक होना बहुत मुश्किल बात है। आप किसी विचारधारा से, किसी पार्टी से जुड़कर आसानी से जी सकते हैं, मगर न्यूट्रल नागरिक होकर जीना मुश्किल हो गया है। और वो नागरिक जो कुछ कहना चाहता है, जो बोलना चाहता है, जो ओपिनियनेटेड है, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, उनका तो और ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी से कोई वास्ता नहीं रखती। मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूं और चाहूंगी कि अनंत तक मैं बनी रहूं। मगर राहुल गांधी का डिफेमेशन केस का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है सर कि मैं साथ साथ एक वकील भी हूँ और ये मुद्दा हाईलाइटेड रहा, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा एनालाइज किया जाए। और जब मैंने एनालाइज किया तो पाया कि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास किया जो कि उस मोदी समुदाय को सेंसिटिव गुजरा और वो उसे ऑफेंड हो गए, बिल्कुल आहत हो गए। तो वो उन्होंने डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया 499 500 आईपीसी धारा के तहत। और उन्होंने जब लोअर कोर्ट में फाइल किया तो लोअर कोर्ट उन्हें कन्विक्ट करार देती है, 2 साल की सजा भी सुना देती है 23 मार्च 2023 को। इसको लेकर उनको बेल तो मिल जाता है, मगर उनको 30 दिन का मोहलत दिया जाता है कि आप हायर कोर्ट में जाकर अपील करें। अपील करने पहुंचते हैं, सेशन कोर्ट भी उन्हें एज इट इज अपहेल करती है, बरकरार रखती है सजा। फिर वो सूरत हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां भी जब जाते हैं तो जो जज बेंच है उन्होंने एज इट इज मामले को रखा और वहां उन्होंने एक केस का रेफरेंस दिया जो कि सवारकर के केस को लेकर उन्होंने रेफरेंस दिया था, जो कि डिसाइडेड मैटर नहीं है। और बीइंग अ लॉयर जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना तो आप पता चलेगा कि जब हायर कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है तो वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। जब हायर कोर्ट कोई जजमेंट पास कर दे या फिर जो डिसाइडेड केस है उसका रेफरेंस आप नेक्स्ट के केस में ले सकते हैं, मगर जो हाई कोर्ट ने रेफर किया जो मैटर वो डिसाइडेड मैटर था ही नहीं। और वहां पे वो रेफरेंस किसी भी जज कैसे कर सकता है जो डिसाइडेड मैटर नहीं है, क्योंकि उस पर ओबिटर डिक्टा नहीं आया, उस पर रेशियो डिसेंडाई नहीं आया, रीजन बिहाइंड द जजमेंट नहीं आया है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए हैं, एविडेंस पेश नहीं हुए हैं। तो वहां थोड़ा सा उस हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर मुझे खटका। फिर ठीक है कोई बात नहीं, जजमेंट आया और फिर वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और इसमें हाई सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को तलब करते हुए नोटिस किया है कि आप जवाब दावा दायर करें। लेकिन उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ तो उस पर लीगल मुद्दे, लीगल पहलू उसका क्या है, तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि जब कोई भी एमपी या एमएलए किसी भी ऐसे क्राइम में कन्विक्ट होता है और उसकी सजा 2 साल से अधिक होती है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा से बर्खास्त किया जा सकता है। और यही हुआ इस मुद्दे में, 24 को कन्विक्शन होता किया जा सकता है या किया जाना है? दैट इज नॉट शैल, द वर्ड जो है वो शैल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, दैट इज डिस्क्रिशनरी, मे बी ही कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डिपेंड ऑन द स्पीकर। सो उनके हाथ में भी चीजें, क्योंकि कई बार आप राजनीतिक चीजें देखें तो शहाबुद्दीन का केस अगर आप देख लें तो शहाबुद्दीन कन्विक्ट हो गए थे मगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो लोकसभा से बर्खास्त नहीं किए गए थे। ये सबसे बड़ी बात है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कई बार ये, इसीलिए मैंने कहा कि ये डेफेमेशन केस एक लॉ सूट होते होते ये कब राजनीतिक बदल गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो 24 घंटे का मोहलत उनको दिया गया मात्र कि आप अपनी बात रख सकें स्पीकर साहब के सामने, और 23 को कन्विक्शन होता है, 24 को उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है लोकसभा से। और उसका वो पावर मैंने बताया कि जैसे आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ई में है और सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में।
इसको इन्वोक करते हुए उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। मुद्दा सर ये है कि इस वक्त हमारा मॉनसून सेशन भी चल रहा है। विंटर सेशन के दौर में ये सारी चीजें होती हैं, मॉनसून सेशन आ गया, वायनाड से वो सांसद ठहरे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि स्पीक और द ओपिनियन और द every portion of Wayanad should be represented into the Lok Sabha. What happening now? वायनाड के सांसद को इतने दिनों से बर्खास्त किया गया है क्योंकि कन्विक्ट हुए थे, जायज कारण रहा है, लेकिन जल्दबाजी में की गई। त्वरित कार्रवाई हुई जो कि शायद ही न्याय प्रक्रिया में इतनी जल्दी कार्रवाई की जाती होगी। और उसमें क्या हुआ कि आप मॉनसून सत्र में वहां की जनता की बात नहीं आ पाएगी, नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसमें आप राहुल गांधी के साथ आप जो करें वो न्यायिक मसला है, लेकिन उनका क्या, जो वायनाड की हजारों लाखों जनता है उनका क्या? तो इसको लेकर मैंने कंसर्न रेज किया था और कहा था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी डिफीट हो रही है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी के माध्यम से वहां के लाखों जनता को अपनी बात रखने का मुद्दा की समस्याएं नहीं उजागर हो पा रही है। तो ये है कि डेफेमेशन केस जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, और या तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाए या फिर प्री पोल इलेक्शन का वो वाई इलेक्शन का घोषणा हो जाए। मैं अपने दर्शकों के लिए उनकी जानकारी के लिए जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की अभी शहाबुद्दीन की। हालांकि जितना हम लोग जानते हैं, जब से ये लॉ बना उसके बाद फर्स्ट जो थे वो लालू यादव जी थे, जिन्हें हटाया गया था, उनकी सदस्यता भंग हुई थी। तो क्या शहाबुद्दीन साहब की जो आप बात कर रही हैं वो उस लॉ बनने के पहले की घटना है या उसके बाद की है? सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का ठहरा। जैसे ये जो कानून बना है, ये जो नया कानून बना कि जो भी 2 साल या 2 साल से अधिक जिन्हें सजा हो जाएगी उनकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी और सजा खत्म होने के 5 या 8 साल के बाद तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो ये शहाबुद्दीन जी के साथ ऐसा उसके कानून बनने के पहले हुआ था या बाद में? शहाबुद्दीन कानून तो मैं बताऊं कि 1950-1951 का है, कानून इतना पुराना है। शहाबुद्दीन साहब उसके बाद के ठहरे। तो ये कई केसेस ऐसे देखे गए हैं सर कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन जितनी तेजी से राहुल गांधी का हुआ उतनी तेजी से अदर्स एमपीज का नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव का भी केस आप अगर देखें तो वो तब देखेंगे सर जब सेंटर में सरकार किसी और की थी, और एमपी जब वो रहे, जब शहाबुद्दीन साहब रहे, उस वक्त सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं की थी, वो कोलिशन में थे। यहाँ पे वो मुद्दा ज्यादा फर्क डाला, इसलिए उनका कन्विक्शन जल्दी नहीं हो पाया। जब आप ये कहना चाहती हैं कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रारूप है जिसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता शीघ्रता में भंग कर दी। बिल्कुल, ये राजनीतिक प्रारूप है जिस वजह से ये काम हुआ, और शीघ्र 24 घंटे के अंदर, क्योंकि सवाल भी उठे कि आप राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ माना गया। तो उन्होंने कहा, जो बीजेपी के एमपी ठहरे, उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे का वक्त उन्हें दिया था। तो ये 24 घंटे का वक्त कैसा वक्त था कि शाम को कन्विक्शन होता है और अगले सुबह शाम तक जाते जाते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक थी चीज, राजनीतिक रूप से प्रेरित था ये। अब बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला सवाल है, चूंकि आपने पहले ही कहा है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, आप अपनी बातों को रखती हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उसे तथ्यात्मक तरीके से रखती हैं। अभी पूरे देश में एक मामला बहुत जोरों पे चल रहा है, एक कानून जिसके बनाने की बातें हो रही हैं, बहुत चर्चा में है, और वो है यूसीसी। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप चूंकि एडवोकेट हैं तो बताएं कि यूसीसी है क्या, और आप यूसीसी के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ? यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसा समान संहिता सबके लिए सिविल कोड हो जो कि भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति के लिए बराबर का कानून। जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है जिसे हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड। वो ये नहीं बताता कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन इस कम्युनिटी पे लागू होगा, इस कम्युनिटी पे नहीं होगा, वो बराबर है सबके लिए। अगर मर्डर कोई क्रिश्चियन कर रहा है और कोई सिख कर रहा है तो दोनों का मर्डर समान नागरिक संहिता के हिसाब से समान होगा, पनिशमेंट समान, सारे प्रोसीजर उस पर समान चलाए जाएंगे। मगर जब बात सिविल कोड की आती है, सिविल मैटर्स की आती है, सिविल मैटर में क्या क्या आते हैं? सिविल मैटर में जमीनी विवाद आ गए, सिविल मैटर में पार्टीशंस हो गए, सक्सेशंस हो गए, डिवोर्स पिटिशंस हो गए,
शादियां हो गई डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की, ये सारे सिविल मैटर्स के मुद्दे होते हैं। एग्जैक्टली। तो सिविल मैटर में कुछ अदर मैटर भी हैं जो कि समान संहिता से गवर्न होते हैं, जैसे कि सिविल मैटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ये ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि कम्युनिटी पे आधारित नहीं है, किसी रिलीजन बेस्ड नहीं है, और हमारा सब बराबर चलता है उनके लिए, अगर कोई एग्रीमेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो। मगर जब हम बात इन पर्सनल मुद्दों की करते हैं, जैसे जमीनी विवाद का जिक्र किया मैंने, शादी का जिक्र किया, उस केस में क्या होता है कि हमारे पास अभी भी मुद्दा इस बात का है सर कि रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज अभी भी चीजें गवर्न हो रही हैं, सेम लॉ इनके लिए नहीं एप्लीकेबल है। तो समान नागरिक के लिए समान सिविल कोड, ये ऐसे समझें कि जब हमारी शादी हिंदू धर्म की शादियां होती हैं, उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास यूनिफॉर्म कोड है, जिसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। अब दूसरी कम्युनिटी की बात कर ले, इंडियन क्रिश्चियन एक्ट है जो उनको गवर्न कर रही है। मुस्लिम लॉ की अगर बात कर ले तो उनका रिलीजियस एक्ट है जो जिससे वो गवर्न होते हैं, कंप्लीट रिलीजन बेस्ड है। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट पे ओवरबर्डन क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ले आता है, यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन नहीं होता है, और कई बार एप्लीकेशन इन लॉ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जस्टिस डिले हो जाती है। और इन सबको देखिए कि इतनी इसमें हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो भसड़ मची हुई है कि अगर आप दो धर्मों की शादी होती है, अलग दो धर्म के अलग अलग व्यक्ति की शादी हो रही है, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसपे वो जिसके तहत वो शादी कर सकते हैं। तो ये इतना जो क्योस है, इसको अगर नॉर्मलाइज किया जा सकता है तो यूसीसी से ही किया जा सकता है। यूनिफॉर्म ऐसा कोड आ जाए जिससे हर इस देश का हर नागरिक गवर्न हो। अब आपने कहा कि आप इसके पक्ष में हैं या फिर खिलाफ हैं। मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, मैं हर वो चीज, आज के वक्त में 4 करोड़ से भी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में केसेस पेंडिंग है। इनमें अगर देखकर चले सर तो 30% भी तो सिविल मैटर्स होंगे। वो कहीं ना कहीं इन कॉम्प्लेक्सिटीज के को आकर धक्के लगती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यूसीसी हर हाल में आना चाहिए। ये तभी आ जाता जब संविधान बनाया जा रहा था, उस वक्त ही इस कंडीशन थे, क्योंकि आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़े तो वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। मुद्दा यहां फंसता है कि वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। इन्फोर्स कराने के लिए आपको लॉ के तहत आना होगा, पहले पार्लियामेंट लॉ इनैक्ट करेगी तभी वो इन्फोर्स हो पाएगा। तो उस वक्त ही कहीं ना कहीं लॉ मेकर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड रहा था ना कि हम यूनिफॉर्म कर दें इन सारी चीजों को। तो अब तक वो नहीं हो पाया, 70-75 साल हो गए, नहीं हो पाया, लेकिन अब हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं धर्म से ऊपर उन सारे मानवीय मुद्दों को आंकना चाहिए, क्योंकि एक कम्युनिटी की औरत को एब्सोल्यूट राइट मिलता है प्रॉपर्टी में, इनफैक्ट टू बाय एंड टू डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दूसरी कम्युनिटी की औरत को नहीं है। और उसे मिलता भी तब है जब सारे मर्दों को सरपास कर दिया जाए, तब जाकर 1/3, 1/6 ऐसे मिलता है। तो मैं इस वजह से चाहती हूं, क्योंकि भारत में हिंदू कोड बिल की अगर बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें अमेंडमेंट करके औरतों को को पार्टनर बनाया गया, कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट टू हैव प्रॉपर्टी दी गई। हमारे पास ऐसे 9 ग्राउंड्स हैं जिसको औरतें अवेल करते हुए डिवोर्स ले सकती हैं। अब आप दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो इतनी इनह्यूमन तरीके से डिवोर्स के प्रोविजंस हैं। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, हर जगह ह्यूमन राइट एक्टिव है। आईसीसीपीआर की बात करते हैं जो कि कन्वेंशन है जिसका भारत सिग्नेटरी रहा है, और आईसीएससीआर की बात करते हैं वो जो कि हर फंडामेंटल ह्यूमन राइट की बात करता है, उनको इन्फोर्स कराने की बात करता है। कहीं ना कहीं यूसीसी नहीं होने से वो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, और लोगों को समझना होगा और रिलीजन के दायरे से बाहर आकर समझना होगा। लेकिन अगर जैसा कि आपने बोला कि 1950 के आसपास जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, उस वक्त भी लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें रही होंगी, तभी उन्होंने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में डाला। लेकिन अगर देखें तो शायद उस वक्त भी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि उसे इन्फोर्स नहीं किया गया। आज भी देखें तो जो विरोधी हैं यूसीसी के, उनका सीधे सीधे कहना है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और ये सीधे सीधे जो भारत की सरकार है अभी बीजेपी की सरकार, वो उनके अधिकार क्षेत्र में उनके धार्मिक जो मान्यताएं हैं उस पर हमला कर रही है। इसका यूसीसी और कानून और किसी की भलाई से कोई लेना देना नहीं।
बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस पे ये जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन लाजमी है। किसी को डर होगा, जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था 1955 के दौरान, उस वक्त भारत में हिंदुओं ने तबाही मचा रखी थी, ये विदित है। क्योंकि और यही कारण था कि बी आर अम्बेडकर को अपना पद छोड़ना पड़ा था। वही दशा आज दूसरे कम्युनिटी के अंदर उमड़ रही है, वो तूफान उमड़ रहा है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल किसको होना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव को। वो क्लियर कर दे अपनी स्टैंड ना। पहली बात तो आप राजनीतिक रैली में जाकर ऐसी बात कहते हो, क्या यूसीसी नहीं चाहिए? वो चीज आप कह के एक हवा तो चला देते हैं, मगर आप फिर बाद में क्लियर नहीं करते, क्योंकि ना उस पर कोई अभी ड्राफ्टिंग बैठी है, ना कोई कमिटी बैठी है, नहीं ऐसा अनुमान है कि मॉनसून सेशन में आएगा, नहीं आएगा, 100% श्योर है। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन पोर्टल खोलते हुए देश के जनता से ओपिनियन मांगा, क्योंकि हम जानते हैं जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देश में जो भी कानून बनते हैं वो विल ऑफ द पीपल से ऊपर नहीं होते, उनको लेकर ही चला जाता है। तो विल ऑफ द पीपल जानने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पोर्टल खोले, जिसमें मोर देन 70 लाख ओपिनियन आ चुके हैं अब तक, और मैक्सिमम ओपिनियन ऐसे हैं जिसमें कि लोग फेवर में जा रहे हैं इसके। तो ये स्टैंड अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर कर देती है कि हम आपके किसी भी सभ्यता से खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम एक ऐसा कोड लाने वाले हैं जिसमें सब एक बराबरी के खाके पे नापे जाएं, रखे जाएं, और ये क्लियर करना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर सरकार ये बात कह भी दे कि हम आपके किसी अधिकार को का हनन नहीं करेंगे, हम आपकी किसी सभ्यता में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये संभव कैसे होगा? जब आप यूसीसी लाएंगे तो उन मान्यताओं के खिलाफ तो आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे जो आपको लगता है कि किसी धार्मिक स्तर पे जाके अमानवीय हो जाता है। अगर आप देखें, जैसे अभी 3 तलाक पे हुआ कानून बना, तो 3 तलाक जो लोग मानने वाले थे वो विरोध में थे। उनका कहना था कि ये उनके धार्मिक जो अधिकार है उसमें दखल अंदाजी है सरकार की। तो ये विरोधाभास तो हमेशा बना ही रहेगा, सरकार कुछ भी कह ले। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप समझना होगा। क्या समझना होगा? कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो कभी इनह्यूमन नहीं हो सकती, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं हो सकती, इमोरल नहीं हो सकती। आपको उसके खाके में उतरना पड़ेगा, वरना सती प्रथा आज भी जायज ठहरी होती, विडोरी मैरिज आज भी नहीं हो पाता। तो यहां समझना पड़ेगा, ट्रिपल तलाक का जो वे है दैट वाज कंप्लीटली इनह्यूमन। हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली इनह्यूमन, आज के समाज में वो सूट नहीं करता। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस ना कि व्हाट इज बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी और व्हाट इज नॉट। If you are practicing any kind of religious activity which is inhuman, immoral, and coming from since thousands of years, now you are saying that it's attack over religious practice, it's attack over our freedom of religion. It could not be justified. Freedom of religion is subject to be curtailed or a subject of the restrictions which is based on public health, morality, and subject to other fundamental rights. तो पार्ट 3 अगर आप भारतीय संविधान का पढ़ेंगे, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड दैट रिलीजियस मैटर इज नॉट अबव द ह्यूमैनिटी? एग्जैक्टली। तो ये आपको समझाना ये है कि सरकार आगे आए, एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं। किस बात के पढ़े लिखे लोग हैं ये? किस बात की पब्लिक पॉलिसी बनाने की बात करते हैं? ये पीपल को कॉन्फिडेंस मिले, आए और बताएं कि हम आपकी डाइवर्सिटी से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, और अगर होगा भी तो उन अमानवीय चीजों को हटाया जाएगा जो कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग को पीछे कर रही है। ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। और कोई राइट टू रिलीजन इज नॉट अबव द फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू लाइफ। अगर मैं अपने दर्शकों के लिए सरल शब्दों में कहूं तो आकांक्षा राय जी ये कहना चाह रही हैं कि सबसे पहले तो सरकार इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, जो भ्रम फैल रहे हैं उसे निपटाने की कोशिश करे, और साथ ही साथ अगर ज़रूरत हो जो अमानवीय प्रथाएं हैं उनके खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए इसे लागू करें। बिल्कुल, और यही हुआ ट्रिपल तलाक के केस में। ट्रिपल तलाक रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत वो क्लेम किया गया कि हमारे धर्म पे आघात है, ये है, वो है, और कई लोग उसके विरोध के, उस जजमेंट के विरोध में आए, उस लेजिस्लेशन के विरोध में आए। सर आप 1985 का दौर याद कीजिए, राजीव गांधी की सरकार के वक्त जब मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स लॉज लाए गए, उस वक्त क्या हुआ था? जब साहबानों का केस आया और उस वक्त उन्होंने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 साल तक का मेंटेनेंस। एग्जैक्टली। और आप वो सोचिए कि संसद में लाकर उसको बिल और जजमेंट को पलट दिया गया था।
लेकिन बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। तो आज मेंटेनेंस का अधिकार अगर मेरी, फॉर एग्जांपल, अगर आप इलस्ट्रेटिवली समझे तो मेरी शादी होती है, कल को मेरा डिवोर्स अगर फाइल होता है और डिवोर्स के लिए अगर हम मूव करते हैं, थैंक गॉड मेरी शादी भी हुई नहीं है, मगर फिर भी अगर होती है और डिवोर्स के लिए मैं जाती हूँ, तो आई कैन क्लेम मेंटेनेंस इक्वली टू सस्टेन माई लाइफ, और कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट मेंटेनेंस ईदर परमानेंटली और इन और वट एवर द बेसिस। सो इसमें मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के लिए ही सीमित हो, नहीं। आपको अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई है कि दैट गर्ल इज नॉट दैट मच कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, देन शी कैन प्रोवाइड, दैट कोर्ट कैन प्रोवाइड मी मेंटेनेंस टिल माई इंटायर लाइफ। और ये मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने या इसके लिए नहीं। अगर हस्बैंड कैपेबल नहीं है तो हस्बैंड की फैमिली बाउंड होगी मुझे ये मेंटेन करने के लिए, वाइस वर्सा फॉर मी ऑल्सो। तो आप जरा सोचे कि ये अधिकार क्या उनके लिए, समाज की दूसरी औरत के लिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यहाँ हमें डिफरेंस समझना होगा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इन बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। बढ़ते हैं आगे। अगर अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हालांकि ये मुद्दे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम हमेशा एक बात की चर्चा करते आ रहे हैं, और वो है जेंडर इक्वलिटी की। अक्सर ये बातें उठती हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबर होना चाहिए पुरुषों के। लेकिन क्या एक एडवोकेट होने के नाते, एक सशक्त महिला होने के नाते, आपको अब नहीं लगता कि अब जेंडर इक्वलिटी से आगे बढ़ने का समय आ गया है? हम जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ क्या नहीं बढ़ सकते हैं? क्या ये प्रतिस्पर्धा आवश्यक है महिला और पुरुष के बीच कि हमें बराबर होना है? क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुष महिलाओं से आगे हैं। तो क्या ये जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हमारा समाज अब नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेंडर न्यूट्रलिटी का बेस्ट एग्जांपल देखिए सर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये चीज सर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बराबरी की बात हम करते हैं, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि पिछड़ा वर्ग रहा, शुरू से महिलाएं पिछड़ी वर्ग में शामिल रही। आज भी कानून जो बनते हैं तो आप देखेंगे कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर बात की जाए तो महिलाएं उसमें शामिल है, उनमें आती हैं। लेकिन दौर ऐसा आया, और मेरा मानना है कि अभी भारतीय मूल की अगर बात करें खासकर, तो ये कुछ सालों में या फिर 10, मैं कहती हूँ कि एक डिकेड में वो दौर आ जाना चाहिए कि हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करें। और दैट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड सर, वो रिस्ट्रिक्टेड इस बात से नहीं है कि लड़की कितना कंपनी में इन्वॉल्व है, कितना इंडियन एयरफोर्स में काम कर रही है या मिलिट्री में, नहीं। वो घर में कितनी बराबर है, वो समाज में सड़क पे चल रही है तो कितनी बराबर के नजरिए से देखे जा रही है, वो बाजार में अगर खड़ी है और वो बस पे चढ़ रही है तो कितने बराबर के नजरिए से देखे जा रही है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब आप यहाँ से चले, बिहार की लड़कियों की बात मैं करती हूँ, तो अब तो थोड़ी सशक्त बनने लगी हैं, मगर आप चले हरियाणा के राज्य में, चले वहां लड़कियों को देखें। लड़कियां और किसी चीज में आगे हो या ना हो, मगर अपने कार्य में, चाहे वो जिस तरह का भी कार्य हो, घरेलू कार्य हो, खेतों का कार्य हो, गाड़ी का कार्य हो, या स्पोर्ट्स में, वो लड़कियां सशक्त हैं, उन्हें बनाया जा रहा है, उस तरीके से उनको फ्रीडम का माहौल दिया जा रहा है। तो ये है कि जेंडर न्यूट्रल हम तभी हो पाएंगे जब हम जेंडर शब्द को ही हटा देंगे। तो सर, जेंडर शब्द को जब तक हम डिक्शनरी से डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये हमारे अंदर मानसिकता नहीं आएगी। हम बचपन से अपब्रिंगिंग बच्चों की ऐसी करें ताकि उन्हें दिमाग में ये रहे कि वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, और हमारे लिए कोई भी चीज बटी हुई नहीं है। आप हमारे घर की माहौल की बात करें तो हमारा जो भाई है वो इस वक्त पीएमसीएच में रेडियोलॉजिस्ट हैं, और वो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं ठहरे। उनका वो अगर आ जाएं घर में या फिर कहीं भी, आज वो जहां रहते हैं वहां भी बनाकर खाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं बनाकर खाते हैं, यहाँ आ जाए तो उनको बना के खाने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे खिला लेने में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई हैं तो वो ये काम करेंगे, मैं ये लड़की हूं तो मैं ये काम करूंगी, नो। तो सर, ये बात समझनी बेहद जरूरी है कि हम अपने घर में अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं। जेंडर शब्द को हटाएं, पहली बात।
और वीकर सेक्शन रही है शुरू से, इसलिए प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि समाज अभी उतना सशक्त नहीं हुआ क्यों। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप मणिपुर का कह रहे थे, वेस्ट बंगाल का कह रहे थे, बिहार का कह रहे थे, आप वही देख लीजिए। अभी भी औरतें इस्तेमाल और प्रेस्टीज की चीजें समझी जा रही हैं। तो जब तक ये चीज नहीं हटेगी सर, तब तक आप जेंडर न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर सकते। लेकिन हमें मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। We must move to provide such an environment to both the children so that they can imagine that we both are human, no more than that. अच्छा, आपने बात की एग्जाम्पल के रूप में, आपने बात की मणिपुर वेस्ट बंगाल की घटनाओं की और बताया कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या अगर एक दूसरा दृष्टिकोण ये नहीं हो सकता है कि महिलाओं के साथ जब भी कुछ ऐसा हो जाता है उसे चर्चाओं में बहुत लाया जाता है, उसे जो हमारी बातें होती हैं, डिबेट होता है, उसमें उन्हें स्थान बहुत अधिक मिलता है। जबकि अगर देखें तो पुरुषों के साथ ऐसा अमूमन होते रहता है, हर दिन ऐसा पुरुषों के साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी हत्याएं होती हैं जिस पे हमें खबर तक नहीं आती, हमें पता तक नहीं चलता है। तो फिर वही बात आती है कि ऐसा क्यों भेदभाव होता है कि जब पुरुषों के साथ होता है चर्चा भी नहीं होती, अगर महिलाओं के साथ अमानवीय घटना हो, नहीं होना चाहिए, उसे एक अलग एंगल दे दिया जाता है। सर ये बड़ा संवेदनशील क्वेश्चन आपने किया है, और मैं यही बात कहूंगी कि साहब, जो लोग नरभक्षी बने रहते हैं, कई बार, मैं सबको इस दायरे में खड़ा नहीं कर रही, लेकिन जो लोग नरभक्षी, आज वो 1000 लोग नरभक्षी ही तो थे, तो वो बने रहते हैं और उनकी चर्चाएं अगर कम हो रही हैं तो इसके पीछे एक रीजन है। लेकिन जो उस वक्त उस तरह से नहीं बिहेव कर रही होती हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो वो अमानवीय है और वो बर्दाश्त के बाहर है। रही बात चर्चा की, तो चर्चा बेशक ज्यादा होती है, और क्यों होती है फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि औरतों को वही स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। वो स्पेशल दर्जा क्यों मिला हुआ है, उसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन इन सच अ सिचुएशन। जब हम बात करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो क्या हम उन्हें फिर कमजोर नहीं बताते हैं? मैं कौन होता हूं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए? आप खुद सशक्त हैं, आप अपने अधिकार के लिए खुद लड़ सकती हैं, आप अपने आप को संरक्षित खुद कर सकती हैं, फिर आपको समाज से क्यों प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? क्योंकि समाज हैवान बन जाता है, मुझे देखकर कई बार बन जाता है। और यकीन मानिए, प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूं कि जूडो कराटे जाकर सीख ले और लड़ते फिरे, नहीं। ये प्रोटेक्शन सर, ये कितनी हद तक कामयाब होंगे? उन नजरों से कैसे बचेंगे जो कि ऑटो में बैठने पे हम स्टॉक करते हुए 500 मीटर नजरों से छोड़कर आते हैं, वो उससे कैसे बचेंगे? तो समाज जब हमारे लिए हैवान बनता है, तो जरूरी है कि हम खड़े हों, आप खड़े हों, उन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप उनसे ज्यादा सशक्त ठहरे। आप इसलिए नहीं प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आप मर्द हैं, नहीं, आप उनसे ज्यादा सशक्त हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, इसलिए करें। लड़कों के साथ भी बहुत सारी अमानवीय घटनाएं होती हैं, मैं इसको नकारती नहीं। इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसको पॉक्सो कहते हैं। और चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, इसके लिए प्रोविजंस हैं। और इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं, यकीन मानिए लड़के, छोटे छोटे बच्चे, ये इन्वॉल्व किए जाते हैं। और इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगी, दैट इज ट्रांसजेंडर। उनको लेकर जब आप पढ़ेंगे तो एनजीओ 1990 के दशक में एक एनजीओ थी जो कि भेदभाव मुक्ति मोर्चा के नाम से, उन्होंने एक खुलासा किया, और बहुत भयंकर खुलासा था, कि भारत में तब तक इन्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिशियल्स, जेल के जितने अधिकारी थे, इनका इस्तेमाल करते थे, सेक्सुअली अब्यूज करते थे और गंदे तरह से। इसका खुलासा करने के लिए उन्होंने 60 पेज का रिपोर्ट छापा, जिसपे कार्रवाई तक नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। इस पे मुद्दा उठा और बहुत आउटरेज हुआ, तो 377 को लेकर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद से इनके राइट्स को इनको रिकॉग्नाइज किए जाने लगा कि ये थर्ड जेंडर है। योगकर्ता प्रिंसिपल को आप अगर पढ़े तो वहां पे कन्वेंशन लाया गया कि ये मेल और फीमेल से हटकर दुनिया में एक थर्ड जेंडर भी एग्जिस्ट करती है, जिसको LGBTQIA++ कहा गया। तो इनको भी कहीं ना कहीं उतना ही प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी। और ये सशक्त है फिजिकली, दे वर कैपेबल, बट दे वेर नॉट ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ इस मेंटालिटी को समझनी होगी, तब जाकर हम कह पाएंगे कि हम जेंडर न्यूट्रल के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, अन्यथा मुश्किल है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। तो सुना आपने, जैसा कि मैंने कहा था कि एडवोकेट आकांक्षा राय जी बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत ही मुखरता के साथ अपनी बातों को रखती हैं। हमने हर मुद्दे पर कोशिश की बातें करने की। आप इनकी बातों से कितने सहमत या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।